So we shall be discussing about the three-phase induction motor today, and we shall be dealing with the constructional aspects of the induction motor. Now, if we start with the induction motor, now there are few important words which are to be taken in the manner they are. That induction motor was initially developed by Sir Nikola Tesla. Now, Nikola Tesla was a US-based inventor who actually contributed a lot to the electrical engineering field, and he got patented the three-phase induction motor in 1888. But the entire concept was based upon rotating magnetic field. Now, this rotating magnetic field concept was given by Ferrari, and hence it is also referred by Ferraris, and hence the principle of rotating magnetic field is also referred as Ferrari principle. Now, when the Ferraris conceptualized the concept of rotating magnetic field, now this is a very important term. Our next lecture would be entirely based upon the concept of rotating magnetic field. He identified the speed of the field was referred as synchronous speed. Now, जब भी हम synchronous speed word refer करते हैं ना, तो synchronous speed word जो refer होता है, that is basically the speed of the rotating magnetic field in the air gap. Mind it, इस बात को याद रखिएगा. Now, what is synchronous speed? Synchronous speed is the speed of the rotating magnetic field in the air gap. बिल्कुल simple concept ही है. Now, synchronous speed का जो फॉर्मूला है आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा, ns is equal to 120 f by p, where f is the supply frequency and p is the number of poles. Now, concept बड़ा आराम से देखिएगा, इसको समझिएगा. ये जो ns is equal to 120 f by p आता है, इसकी जो यूनिट होती है वो rpm होती है. That means revolutions per minute. इसको कुछ लोग rotations per minute भी बोलते हैं, but standard word is revolutions per minute. Now, induction motor cannot run at synchronous speed ever. इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है. ये हम लोग ट्यूसडे को मोस्ट पॉसिबली डिस्कस करेंगे. नाउ, एन इंडक्शन मोटर कैन नॉट रन एट सिंक्रोनस स्पीड एवर, हेंस इट इज आल्सो रिफर्ड एज एसिंक्रोनस मशीन. क्या बोलते हैं इसको? एसिंक्रोनस. बिकॉज कभी भी एसिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चल पाती, तो इसका नाम क्या रखते हैं? एसिंक्रोनस मशीन. एक बात याद रखिएगा, जब मोटर सिंक्रोनस स्पीड से नीचे चलती है, जब मोटर सिंक्रोनस स्पीड से नीचे चलती है, तब उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस. जब उसको बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर, और अगर सिंक्रोनस स्पीड से अबव चलता है, तब उसको बोलते हैं हम इंडक्शन जनरेटर. क्या बोलते हैं? इंडक्शन जनरेटर. तो इंडक्शन मशीन क्या होता है? इंडक्शन मशीन कैन नॉट रन एट सिंक्रोनस स्पीड, तो इसको आप एसिंक्रोनस मशीन भी बोलोगे. सिंक्रोनस मोटर जो होती है, इंडक्शन मोटर जो होती है, वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड के नीचे चलती है, और इंडक्शन जनरेटर जो होती है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर चलता है. ये जो डिफरेंस आता है एक्चुअल रनिंग स्पीड में और सिंक्रोनस स्पीड में, उसको एक बहुत अच्छा वर्ड बोलते हैं हम लोग, जिसको आपको याद होगा. कितने लोग को याद है ये वर्ड? एनीबॉडी? स्लिप याद है? स्लिप? यस सर, यस सर, स्लिप याद है. हाँ, फर्स्ट ईयर में स्लिप होता था, ns माइनस nr अपॉन ns. याद है ये चीज? तो उसका कॉन्सेप्ट भी हम अभी ओपन करेंगे. यही स्लिप सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी एसिंक्रोनस मशीन में. चलें आगे. यस सर. अब एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ए अपनी इंडक्शन मोटर है, जिसको अभी से मैं एसिंक्रोनस मोटर बोलूंगा. ये जो इंडक्शन मोटर है, ये मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा यही यूज होती है इंडस्ट्री के अंदर. सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन इंडक्शन मोटर होती है. और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडस्ट्रियल सिनेरियो में भी यूज होती है. अच्छा, इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, जो पावर प्लांट में जनरेटर लगता है, जो पावर प्लांट में जनरेटर लगता है, वो सिंक्रोनस होता है. कोई दिक्कत तो नहीं? वो कैसा होता है? वो सिंक्रोनस जनरेटर होता है. मगर जो विंड मिल कितने लोग को पता है? कितने लोग को ये बात पता है विंड मिल क्या होती है? कौन बताएगा? तो जो हवा से बिजली, बिल्कुल सही, जो हवा से बिजली होता है, वहां पे जो जनरेटर यूज होता है वो इंडक्शन जनरेटर होता है. ये बात याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा अंतर है.
जो पावर प्लांट में जनरेटर होता है, चाहे थर्मल के अंदर हो, चाहे हाइड्रो में हो, चाहे आपका न्यूक्लियर में हो, वहां पे अधिकतर यूज करते हो आप सिंक्रोनस जनरेटर। इवन आपके डीजल इंजन के साथ भी, जो डीजल जनरेटर बोलते हैं, उसके अंदर भी सिंक्रोनस जनरेटर लगा होता है। मगर जो विंड मिल के साथ लगता है वो आईजी होता है। आईजी मतलब क्या हो गया वर्ड? आईजी मतलब क्या हुआ? इंडक्शन जनरेटर। इंडक्शन जनरेटर मतलब क्या हुआ? इसकी स्पीड जो होगी वो सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा होगी, बट बहुत बढ़िया। तो ये बेसिकली आपको समझ में आ गया। देखिए इंडक्शन मोटर जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है और इंडस्ट्री में यूज होती है बिकॉज ऑफ सिंपल एंड रगड डिजाइन। सिंपल एंड रगड डिजाइन मतलब कंस्ट्रक्शन आसान है और जो डिजाइन है वो बहुत सॉलिड है। लो प्राइस का मतलब ये हो गया कि कॉस्टिंग कम है इन कंपैरिजन टू व्हाट? इन कंपैरिजन टू डीसी मशीन्स। इन कंपैरिजन टू डीसी मशीन्स एफिशिएंसी भी हायर है। अच्छा क्यों? जरा समझने की कोशिश करेगा, एफिशिएंसी क्यों हायर है? एफिशिएंसी क्यों हायर है? इसको मैं अभी आपको इसको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जरा समझिएगा। क्योंकि इंडक्शन मोटर के इस वाले पॉइंट को भी हम आज क्लास में डिस्कस करके जाएंगे अभी थोड़ी देर के अंदर। इसके अंदर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट बहुत कम है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट समझिएगा कि जो इंडक्शन मोटर है वो वाइड रेंज ऑफ पावर रेटिंग में बनाई जा सकती है, मतलब फ्रैक्शनल एचपी से लेकर 100 एचपी तक। एक एचपी का यूनिट बताओ, कौन बताएगा? 1 एचपी इज इक्वल टू कितना? 746 वॉट। 746 वॉट। गुड, ग्रेट। मतलब इट इज इक्वल टू 0.746 किलोवाट। मतलब अगर आपसे कोई बोलता है कि 1 एचपी की मोटर है तो इसके अंदर कितना हो गया? इसके अंदर हो जाएगा आपके 0.746 किलोवाट। ठीक है, अच्छी बात है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, गुड स्पीड रेगुलेशन फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। गुड स्पीड रेगुलेशन फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। एक एक्सक्यूज मी, एक मिनट रुकिएगा, कोई आ रहा है यहां पर। ये हेलो, मेरी स्क्रीन विजिबल है? वापस पीपीटी विजिबल हुई? यस सर। यस सर। गुड स्पीड रेगुलेशन फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, इसका मतलब सिंपल सी बात है। अब ध्यान से समझिएगा, स्पीड रेगुलेशन मतलब क्या हुआ? स्पीड रेगुलेशन मतलब अगर आप एक चीज बताओ, अगर आप मोटर को नो लोड पे चलाओ और उसके बाद फुल लोड पे चलाओ तो उसके अंदर स्पीड फॉल होगी कि राइज करेगी? पहले ये बताओ। अगर मैं फिर कह रहा हूं, एक साइकिल है, एक साइकिल को तुम अकेले चला रहे हो और उसके बाद 3 बंदे उसके ऊपर और बैठ गए, तो स्पीड कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी सर। कम हो जाएगी। मतलब सिंपल सी बात है, स्पीड को जो है वो नो लोड टू फुल लोड कंडीशन में क्या होना चाहिए? उसको फॉल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फॉल करना चाहिए। गुड स्पीड रेगुलेशन का मतलब ये हुआ, जब नो लोड से लेकर फुल लोड आता है तो ये जो फॉल है ना, ये जो स्पीड का फॉल है, ये बहुत ज्यादा लो है। मतलब स्पीड चेंज नो लोड से लेकर फुल लोड कंडीशन में ज्यादा नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा, गुड स्पीड रेगुलेशन का मतलब कि अगर आप मोटर को नो लोड से लेकर फुल लोड कंडीशन में भी चलाते हो तब भी मोटर के अंदर बहुत ज्यादा स्पीड में चेंज नहीं आता। ये एक अच्छी बात है, जरा समझिएगा। अगर आप सोचो कि मैं एक मोटर को चला रहा हूं जो कि नो लोड पे चल रही है 1000 आरपीएम की स्पीड पर, और उसके बाद जैसे ही मैंने फुल लोड डाला वो चल रही है 300 आरपीएम पे, क्या ये मोटर अच्छी हुई? नहीं ना। तो अच्छी मोटर वो होती है जो कि जिसका स्पीड रेगुलेशन अच्छा हो। स्पीड रेगुलेशन अच्छा मतलब कि जो चेंज इन फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड स्पीड है वो मिनिमल हो, जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा। गॉट इट? एवरीवन ओके विद दिस? तो हम लोग के इंडस्ट्री में यूज करने का रीजन क्या है? सबसे बढ़िया सिंपल एंड रगड डिजाइन, उसके बाद लो प्राइस मतलब सस्ती चीप मोटर है, एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। एफिशिएंसी की रेंजिंग में बता सकता हूं, इट इज फ्रॉम 74 टू 85%। कितनी आ रही है? 74 टू 85%। किसी को याद है डीसी मशीन की एफिशिएंसी कितनी होती थी? किसी को याद है? एनीबॉडी? हेलो चारू, हेलो, हेलो। यस सर। आवाज आ रही है बेटे? यस हाँ सर, सर, आ रही है। आशना श्री, यस सर। मुझे ये बताओ कि डीसी मशीन की एफिशिएंसी कितनी होती थी?
आलोक सर 70 to 85%। डीसी मशीन की किसने बोला ये बात? डीसी मोटर की सर होती। अरे डीसी डीसी मशीन मोटर की सर अप्रॉक्स कितनी 70 to 85%? सर 80% से 85 साहिब। बेटे जो डीसी मशीन का कॉमन जो एफिशिएंसी का फिगर आता है वो जनरली 50 to 70% आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, याद रखना ये बात। इससे ऊपर तो नहीं आता। क्या कंफ्यूजन है तुम लोग को? जनरली 50 to 70% आता है। नई डीसी मशीन की बात मत करा करो कभी भी। नई डीसी मशीन तो अच्छा एफिशिएंसी देती है, मगर जब यूज में आ जाती है उसके बाद वो यही आती है। इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी भी लोग कहते हैं 85% प्लस होती है, मगर एजिंग इफेक्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एक नॉर्मल एफिशिएंसी की रेंज यही रह जाती है। गॉट इट एवरीवन? तो इस बात तक कंफ्यूज मत होया करिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। Let's talk about the constructional aspects of DC machine today. Okay, now if you can see the slide, ये बिल्कुल एक नई मोटर का प्रिंसिपल है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज अब ये बताओ, किसी भी मोटर के दो इंपॉर्टेंट पार्ट बताओ। किसी भी मोटर के दो important part। हाँ बिल्कुल, स्टेटर और रोटर। हाँ तो एक अपना होता है क्या? स्टेटर वो बिट रहती है जो स्टेशनरी रहती है। स्टेटर वो होता है जो स्टेशनरी रहता है, और एक होता है रोटर। एक क्या होता है? रोटर वो बिट होता है जो मूव करता है। अच्छा, ऊपर जो घर में पंखा लगा है, एवरीबॉडी प्लीज आंसर टू दिस क्वेश्चन। जो ऊपर घर में पंखा लगा उसका रोटर मूव करता है कि स्टेटर मूव करता है? स्टेटर रोटर करता हो। ये स्टेटर किसने बोला? हिमांशु तोमर साहब। मैंने। हाँ जी, तो अच्छा मैंने ऐसा है कि मैंने भी बताया था कि जो बिट मूव करती है उसको हमेशा रोटर वर्ड यूज करोगे, और जो बिट स्टेशनरी रहती है उसको हमेशा क्या बोलोगे? स्टेटर। तो जो भी मूव करे उसको क्या बोलोगे? क्या मूव कर रहा है हमेशा? रोटर मूव कर रहा है। कभी भी ये वर्ड यूज नहीं करेंगे कि स्टेटर मूव कर गया मोटर के अंदर। इज दैट ओके एवरीवन? चलिए ओके। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पर आते हैं कि जो अपनी इंडक्शन मोटर होती है, इंडक्शन मोटर के अंदर दो बिट्स होती हैं। दो बिट्स मतलब दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट वो होता है जो कि स्टेटर होता है, जो कि स्टेशनरी, वर्ड देखिए यहां से निकला स्टेशनरी, यहां से निकला, तो स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मोटर को बोलते हैं स्टेटर। और रोटर वो कौन सा पार्ट होता है? वो जो होता है रोटेटिंग पार्ट होता है। इज दैट ओके? चलिए जरा हम लोग स्टेटर के बारे में थोड़ा एक जल्दी से डिटेल डिस्कशन ओपन कर रहा हूं। कैन यू सी द इमेज आउट हियर? Can you see the everyone can see the image? ये पूरी पिक्चर नजर आ रही है सबको? यस सर, आ रही है सर। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। ये जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन अब आ रहा है, अच्छा कितने लोग को याद है डीसी मशीन में योक क्या होता था? योक, YOKE क्या होता था? सर बाहर का हिस्सा। बाहर का हिस्सा, बहुत बढ़िया। चलो तो यहाँ पर योक नहीं बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे बोलेंगे मोटर हाउसिंग या आउटर फ्रेम। क्या बोलेंगे? मोटर हाउसिंग या आउटर फ्रेम। आउटर फ्रेम। जरा समझिएगा इस बात को, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, ये फोटो नजर आ रही है। इसके बाद करते क्या है? पूरा का पूरा कोर एस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि वाइंडिंग कभी भी हवा में नहीं कर सकते। जिस हिस्से में या जिस स्ट्रक्चर में वाइंडिंग करी जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कोर। क्या वर्ड रेफर करते हैं उसके लिए? कोर। याद रखिएगा। अच्छा, कोर को जो है, कोर के बीच में ना थोड़ा हम लोग ये जगह छोड़ते हैं। देखो ये दिखाई दे रहा है लाइनें जहां मैं खींच रहा हूं? यस सर, दिखाई दे रहा है? इनको वर्ड रेफर करते हैं स्लॉट। क्या बोलते हैं इनको? स्लॉट। और स्लॉट के अंदर ही ये देखो वाइंडिंग घूम रही है, ये देख रहे हो? यस सर। स्लॉट के अंदर क्या घूम रही है? वाइंडिंग। अच्छी बात ये है, हर स्लॉट के ऊपर ये देखो, ये व्हाइट पोर्शन नजर आ रहा है, जिसको मैं अभी भी हाईलाइट करता चल रहा हूँ। ये क्या है? ये है स्लॉट इंसुलेशन। अब जरा दोस्तों यहाँ पे ध्यान से बात समझना। स्टेटर पे जो वाइंडिंग आती है उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? फील्ड वाइंडिंग। जो वर्ड रेफर किया गया है वो वर्ड रेफर किया गया है मैग्नेटिक फील्ड से। कहां से रेफर किया गया है? मैग्नेटिक फील्ड से। मैं फिर से बता रहा हूं, जब इस वाइंडिंग पर तुम 3 फेज सप्लाई दोगे, क्या दोगे? 3 फेज सप्लाई, तो एयर गैप में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। क्या पैदा होगी? एक
रोटेटिंग मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड अच्छा, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या है, इस आयरन कोर से लिंक करेगी या नहीं करेगी? करेगी सर। करेगी। अगर करेगी तो मुझे ये बताओ, जब आयरन कोर से लिंक करती है मैग्नेटिक फील्ड तो दो लॉसेस होते हैं, किसी को उन दो लॉसेस के नाम याद हैं? आयरन लॉसेस की कैटेगरी में आते हैं, बोलो जरा। एक चलो लिख देता हूं, एडी करंट और बोलो। हिस्टैरिसीस। एक हिस्टेरिसिस एक हिस्टेरिसिस एडी कौन सा होता है? करंट और हिस्टैरिसीस लॉस। एडी और एक करंट। कौन सा होता है? एडी करंट एडी। लॉस। एडी करंट। अच्छा, बहुत बढ़िया, ग्रेट क्लास, बहुत बढ़िया आंसर जा रहा है। ओके, अच्छा मुझे अब ये बताओ, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस, इनको रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज कर रहे हैं? लैमिनेशन। लैमिनेशंस। लैमिनेशन क्या होते थे, याद है किसी को? लैमिनेशन। लैमिनेशन किसी को याद है? ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में पढ़ा होगा आपने, लैमिनेशन क्या होता है, बताओ जरा। सर सिलिकॉन की कुछ बनती हैं, वो शीट्स बनती हैं सर, कुछ ऐसा। सिलिकॉन नहीं होता बेटे। जनरली जो आप वर्ड यूज करते हो सिलिकॉन नहीं यूज करते हो, आप कहते हो, ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ, बोलते आप ये हो कि आप स्टील लेते हो जिसके अंदर हाई सिलिकॉन कंटेंट होता है। क्या होता है? हाई सिलिकॉन कंटेंट लेते हो। सिलिकॉन की शीट थोड़ा ना लेंगे, अगर सिलिकॉन ले लिया प्योरली तो वो तो मेटल थोड़ा ना बच्चे, मेटल तो लेना पड़ेगा जी ना। सर। हाँ या ना? तो स्टील की जी शीट सर। लेते हो जिसके अंदर क्या होता है, सिलिकॉन कंटेंट हाई होता है। और अगर कितने लोगों को ये वर्ड याद है, चेक करो, कौन बताएगा? कौन सा? CRGO दिखाई दे रहा है, ऊपर देखो लिखा हुआ है। सर जी कंपोनेंट ऐसा यूज होता है जो, अरे नाम हाँ, नहीं है। नाम क्या है, नाम क्या है, जल्दी बताओ। सर कोल्ड रोल्ड ग्रेन बहुत बढ़िया, ओरिएंटेड। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ब्रिलियंट आंसर, बहुत बढ़िया। तो ये कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील को हम लोग ट्रांसफार्मर भी यूज करते थे, मगर यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जो लैमिनेशन यूज करते हैं वो स्टील विद हाई सिलिकॉन कंटेंट की यूज करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिज्म पे आपका ट्रांसफार्मर भी काम कर रहा है, मैग्नेटिक कंडीशंस भी ये भी काम कर रही है, इंडक्शन मोटर भी। तो मगर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो हम लोग यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं कि इसके अंदर जो अपना स्टील यूज करते हैं लैमिनेशन, वो हाई सिलिकॉन कंटेंट की करते हैं, जिससे कि हिस्टैरिसीस लॉस खत्म हो जाता है। अच्छा, एडी करंट रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, इन लैमिनेशंस के बीच में इंसुलेशन वार्निश करते हैं। क्या करते हैं? इंसुलेशन वार्निश। कितने लोग को ये वर्ड याद है, इंसुलेशन वार्निश? पता है किसी को? एक पॉलिशिंग सी कर देते हैं, बिल्कुल जो लैमिनेशन होता है उसके पीछे पॉलिशिंग सी कर देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, ये लैमिनेशंस को एक के ऊपर एक रखते हैं और पूरा का पूरा बना देते हैं, पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं उसको? कोर। मतलब लैमिनेशन से मिला के बनता है कोर, कोर के अंदर होती है वाइंडिंग जाती है, वाइंडिंग की हाउसिंग कौन प्रोवाइड करता है? कोर। ओके जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये जो अपना स्टेटर है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है आउटर फ्रेम, एक होता है स्टेटर कोर और एक होता है स्टेटर की वाइंडिंग। फिर से बोल रहा हूं, जो स्टेटर होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक वर्ड होता है आउटर फ्रेम, एक वर्ड होता है स्टेटर कोर और एक वर्ड होता है स्टेटर की वाइंडिंग। अब जरा आगे बढ़िए, अब यहां पे समझते हैं स्टेटर कोर क्या होता है। स्टेटर कोर जो होता है वो बेसिकली एक मेटेलिक पार्ट होता है, कंप्लीटली मेटेलिक पार्ट होता है। क्या होता है? प्योरली वो एक मेटेलिक पार्ट होता है, मेटेलिक पार्ट। और कुछ नहीं करता, ये बस आउटर बॉडी बनाता है। क्या बनाता है? आउटर बॉडी। और इसके अंदर मेटेलिक पार्ट के अंदर जनरली आप यूज करते हो सबसे सस्ता वाला आयरन जो कि मजबूत होता है, उसको बोलते हो आप कास्ट आयरन। क्या यूज करते हो आप बेटा? एक बच्चा ना साथ में रिपीट करते रहो, मुझे पता चलता रहेगा कि आप क्लास मेरी आवाज जा रही है। ठीक है, क्या यूज करते हो आप? कास्ट आयरन। अब कास्ट आयरन को बनाने के 2 तरीके से यूज कर सकते हो, या तो उसको एक डाई में डाल के बना दो एक, या तो फैब्रिकेट कर दो। फैब्रिकेट करने का मतलब क्या होता है कि जब भी अगर कोई डिजाइन के अंदर चेंज करना है तो आप अडॉप्टेबिलिटी ले सकते हो। मतलब फैब्रिकेट करते हो, अगर अपने हिसाब से बनाते हो, चीजें टुकड़े जोड़ जोड़ कर फैब्रिकेट करते हो तो उसके अंदर अपना नया डिजाइन डाल सकते हो। मगर अगर डाई कास्ट करते हो, डाई कास्ट का मतलब एक बार में पूरा फ्रेम बनेगा, पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो अगर आपको पता है छोटी मोटर के लिए कौन सा यूज करोगे, छोटी मोटर के लिए, क्योंकि जनरली वहां चेंजेस नहीं आते, छोटी मोटर में कौन सा यूज होगा? डाई कास्ट। बड़ी मोटर में कौन सा यूज होगा आपका? फैब्रिकेटेड। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, जो फ्रेम होता है ना, फ्रेम के साथ फ्रेम के अंदर फीट भी लगे होते हैं और एक लिफ्टिंग होल भी होता है। लिफ्टिंग होल मतलब जो मोटर को उठाने के लिए, इसको एक अच्छा वर्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं की होल। क्या बोलते हैं?
की होल। की होल, याद रखिएगा ये वर्ड्स जो अभी बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके जी, अब स्टेटर के कोर की बात करते हैं। जो स्टेटर का कोर होता है, स्टेटर का कोर होता है, उसको अभी जिसने वर्ड यूज करा था मैं फिर उसको बता रहा हूँ, उसको वो लेमिनेशन से बना होता है। और लेमिनेशन किससे बना होती हैं? हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन नहीं होता, प्लीज इस बात को मिस मत करिएगा, हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील। और इसके अंदर एक लेमिनेशन कितना होता है? लेमिनेशन हो सकता है 0.5 मिलीमीटर का तक हो सकता है, इतना पतला आप भी ले सकते हैं। जनरली आप जो यूज करते हो वो आप 0.4 सेंटीमीटर तक का यूज कर लेते हो, इतनी पतली पतली शीटें यूज करी जाती हैं। अब आप सोच लो, तो लेमिनेशन के अंदर इतना पतला पतला भी यूज करा जाता है कि इतनी पतली शीट यूज करो, बिल्कुल थिन, ठीक है। तो इसकी रेंज यहां से लेकर यहां तक आप यूज करते हो। ये किस पर यूज कर रहे हो? आप यूज कर रहे हो स्टेटर के कोर पर, ठीक है। अब चेक करो, ये जो स्लॉट बन के आ रहे हैं, ये जो स्लॉट्स बन के आ रहे हैं, यहीं पर आपकी वाइंडिंग पूरी फिट होनी है। तो ये क्या काम करेगा? लेमिनेशंस बेसिकली प्रोवाइड द स्पेस टू एकोमोडेट द स्टेटर वाइंडिंग। अच्छी बात और होती है, इसी के अंदर अब आप चेक करो, ये तो स्लॉट्स हैं। कितने लोग को ये दो लाइनें नजर आ रही हैं? दो कॉन्जिक्यूटिव लाइनें नजर आ रही हैं। मगर एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको अभी। ओके, उसके बाद क्या होता है ना, यहां बीच बीच में और गैप छोड़े जाते हैं, ये वाले दिखाई दे रहा है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ब्लू कलर से, दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये एक स्लॉट्स होते हैं जो कि एयर के लिए, एयर पासिंग करने के लिए। एयर पासिंग क्यों जरूरी है, कौन बताएगा? एयर पासिंग क्यों जरूरी है, कौन बताएगा? एयर पासिंग इसलिए जरूरी है, हीट अप नहीं करे सर, हीट अप नहीं करे, वाइंडिंग बर्न ना हो जाए, तो क्या हो बर्न जाएगी? ना हो जाए। Heat up हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर इसको जब अगर सिर्फ इन स्लॉट्स के थ्रू वेंटिलेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं नेचुरल वेंटिलेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं? नेचुरल वेंटिलेशन। और अगर कोई फैन लगाते हैं उसको बोलते हैं फोर्स्ड वेंटिलेशन। ध्यान दीजिएगा ये बात, अगर यही सिर्फ स्लॉट यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं नेचुरल वेंटिलेशन, मगर अगर आप कोई फैन लगाते हो तो उसको बोलते हैं फोर्स्ड वेंटिलेशन। अच्छा, ये स्लॉट है ना, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ये स्लॉट ऐसे भी हो सकते हैं, ये स्लॉट ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं। इसे आप बोलते हो सेमी क्लोज्ड, इसे आप बोलते हो क्लोज्ड, और इसको आप बोलते हो ओपन, ठीक है। तो ये वाला स्लॉट कौन सा हो गया? ये वाला स्लॉट हो गया ओपन। ये वाला स्लॉट कैसा है? क्लोज्ड चारों तरफ से। और ये वाला स्लॉट होता है सेमी क्लोज्ड। सबसे ज्यादा जो मशीन में यूज होता है वो सेमी क्लोज स्लॉट यूज करते हैं। कौन सा स्लॉट यूज करते हैं? सेमी क्लोज। आप चेक करो, शेप देखो इसकी, सेमी क्लोज वाली स्लॉट है, देखो जरा ये वाला दिखाई दे रहा है? यस सर। तो ये सेमी क्लोज स्लॉट ही यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेटर की वाइंडिंग की। किसकी बात करेंगे हम? स्टेटर की वाइंडिंग की। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है, समझने की कोशिश करिएगा। अब जरा यहां पर समझिएगा, वाइंडिंग जो है, वाइंडिंग इस हिसाब से करी जाती है, वाइंडिंग करी जाती है फॉर डिजायर्ड नंबर ऑफ पोल्स। कैसे करोगे? फॉर डिजायर्ड ऑफ पोल्स। क्यों डिजायर्ड नंबर ऑफ पोल्स? क्योंकि ns की जो वैल्यू होती है, सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या था? ns इज इक्वल टू 120f अपॉन p। हाँ या ना? यस और नो? यस सर। 120 कांस्टेंट है। f क्या है? f क्या था? f क्या था? f क्या था? कौन बताएगा? f था आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके, अब मुझे ये बताओ कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी का, सॉरी, ओके, f क्या था आपका? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मतलब क्या मोटर का f से कुछ लेना देना है? क्या मोटर के डिजाइन में कुछ ऐसा कर सकते हो कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए? नहीं ना। तो मोटर के पास तो एक ही चीज बची, वो क्या है? P। ये से क्या बोला था मैंने? क्या बोला था? नंबर ऑफ पोल। बहुत बढ़िया। तो मोटर में तो हम लोग सिर्फ डिजाइनिंग में एक ही चीज पे कंट्रोल कर सकते हैं, वो है नंबर ऑफ पोल्स। तो मोटर की जो डिजाइनिंग करते हैं फॉर डिजायर्ड नंबर ऑफ पोल्स करे जाते हैं। समझ में आ रहा है?
इसको बोलते Yes, हैं sir. फेज माउंट मोटर, इसको बोलते हैं फेज वाइंडिंग। क्या बोलते हो? Phase winding. Phase. फेज वाइंडिंग मतलब कि जब आप मोटर को डिजाइन करते वक्त ही नंबर ऑफ पोल्स फिक्स कर दो। अब आप ध्यान से समझना, अगर नंबर ऑफ पोल्स सपोज चेक करिएगा, अगर मैं बोलता हूं कि F की वैल्यू 50 है जो कि घर में 50 हर्ट्ज आती है, Yes, sir. और P की वैल्यू 4 है, तो सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगी? 120 इंटू 50 अपॉन 4। कितना आंसर आएगा? मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1500 आरपीएम। गलत तो नहीं है? 1500 RPM. 1500 आरपीएम आ रहा है, मतलब मोटर की जो स्पीड होगी वो 1500 आरपीएम के आसपास होगी। यस और नो? मगर अगर Yes, ध्यान से yes, sir. समझिएगा, अगर मैं इसी नंबर ऑफ पोल्स को 2 कर देता हूं तो ये स्पीड बढ़ के 3000 आरपीएम हो जाएगी। मतलब अब मोटर की स्पीड कितनी हो गई? 3000 आरपीएम के आसपास। इसका मतलब सिंपल सी बात है, जब वाइंडिंग के समय ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको मोटर किस स्पीड पे चलानी है। गॉट इट? जब आप मोटर का डिसाइड करोगे, सपोज मैं कहता हूं मुझे एक एप्लीकेशन है, मुझे पंखा चलाना है, जो घर का ऊपर वाला पंखा है जनरली 700 से 800 आरपीएम की स्पीड पे चलता है। अब मैंने कहा बेटा भाई मुझे मोटर चाहिए, तो उसने कहा कितने पे चलानी है? मैंने कहा 700 से 800 आरपीएम की स्पीड पे चलाने, तो वो उस हिसाब से नंबर ऑफ पोल्स वाइंड अप करेगा। समझ में आई बात? वो Yes, क्या sir. करेगा? उस हिसाब से नंबर ऑफ पोल्स। Wind up करेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझिएगा, जो 415 वोल्ट नॉर्मली हम लोग वर्ड यूज करते हैं, 415 वोल्ट तक की जो मोटर होती है वो सिर्फ 250 किलोवाट तक बनती है। कितनी बनेगी? 250 किलोवाट। 250 अगर kilowatt. 3.3 केवी तक की मोटर बनाते हो तो वो 250 से 750 किलोवाट की बनती है। अगर 11 केवी से ऊपर की मोटर बनाते हो तब वो 750 किलोवाट से ऊपर की बनेगी। समझ में आ गया मेरी बात? अगर आपकी Yes, मोटर sir. की रेटिंग 200 किलोवाट तक है तब आपकी मोटर 415 वोल्ट पे चल सकती है। मगर अगर आपकी 200 से ऊपर या 250 से ऊपर आ रही है तब वो जनरली प्रेफर करेगा कि आप वोल्टेज को स्टेप अप करके पहले 3.3 केवी पे जाओ। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं Sir. क्लास। अब ये जो मोटर होती है, मोटर की जो वाइंडिंग होती है वो दो तरीके की हो सकती है। एक तो हो सकती है आपकी मश टाइप वाइंडिंग। मश टाइप मतलब सिंपल सी बात है, आप जैसे कि इसको मैं डिटेल में बताऊंगा मश टाइप वाइंडिंग क्या होती है। जनरली यूज करी जाती है स्मॉल मोटर्स में। और जो मीडियम साइज वाइंडिंग होती है उसमें डबल लेयर वाइंडिंग यूज करी जाती है। ये किसी का फोन वाइब्रेटिंग मोड में बार बार आ रहा है, प्लीज संभालो, उसको डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो मीडियम साइज वाइंडिंग होती है, मीडियम साइज मोटर्स होती है, उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं डबल लेयर लैप वाइंडिंग। अब ध्यान से समझना, स्टेटर वाइंडिंग इज ईदर स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड। स्टेटर वाइंडिंग इज ईदर स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड। ओके क्लास, जरा ध्यान से, क्वेश्चन अराइजेस प्लीज एवरीवन। ये स्टार हो गया और ये हो गया आपका डेल्टा। अच्छा, अगर आप लोगों ने स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है तो फिर मैं आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अच्छी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी करने के लिए, क्योंकि स्टेटर वाइंडिंग का काम क्या है, कौन बताएगा? इसको हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते थे? क्या वर्ड यूज करते थे इसके ऊपर? फील्ड वाइंडिंग, हाँ या ना? इसको हम लोग क्या बोलते थे? फील्ड वाइंडिंग। Field winding. अगर फील्ड वाइंडिंग बोल रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, इसका काम है मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना। अब मुझे आप बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड अच्छी पैदा करने के लिए स्टेटर वाइंडिंग जरूर अच्छी, स्टार वाइंडिंग अच्छी है कि डेल्टा वाइंडिंग अच्छी है? कौन बताएगा? हिमांशु, हिमांशु बोलो बेटा, हाँ जी सर। कौन जी सी सर। वाइंडिंग यूज करते हो? मैं, हाँ, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है बेटे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अच्छी चाहिए तो कौन सी फील्ड यूज करोगे? अपनी क्या नाम है, स्टार वाइंडिंग यूज करोगे कि डेल्टा वाइंडिंग यूज करोगे? कौन सी यूज करोगे? सर स्टार। बेटा सर्कुलेटिंग करंट किस में आएंगे? एमएमएफ सर, क्या होता है? चेक करो, एमएमएफ क्या होता है? डेल्टा में। एमएमएफ होता है एन इनटू मैग्नेटोमोटिव फोर्स आई। मैग्नेटोमोटिव। करंट के ऊपर डिपेंड करती है ना मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव हाँ फोर्स जी होती सर। क्या है? वो ताकत जो कि आपकी बनाती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, हाँ या ना? जी सर। ओके, अब ये बताओ इसमें सर्कुलेटिंग करंट किस में आएंगे? स्टार में आते हैं कि डेल्टा में आते डेल्टा। हैं? डेल्टा में सर्कुलेटिंग करंट आते हैं। अगर डेल्टा में सर्कुलेटिंग करंट आते हैं तो एमएमएफ फॉर सेम करंट कौन ज्यादा अच्छा पैदा करेगा, डेल्टा की स्टार? सर डेल्टा। डेल्टा। बहुत बढ़िया आंसर है। डेल्टा। कौन सा पैदा करेगा? डेल्टा। डेल्टा। तो इसीलिए जनरली करते क्या है, जब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए जाते हैं तब डेल्टा वाइंडिंग करते हैं। एवरीबॉडी गेट इट? क्या यूज करते हैं? डेल्टा वाइंडिंग। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा इसी के अंदर आगे,
अब क्या करते हैं, रोटर और स्टेटर के बीच में थोड़ी सी हम लोग को एयर गैप देना होता है। क्या करना होता है, रोटर और स्टेटर के बीच में हमें थोड़ा सा एयर गैप देना होता है। क्यों? जिससे कि रोटर उसके अंदर घूम सके, मगर ये गैप इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि रोटर और स्टेटर आपस में रगड़ खा लें, और इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टूट जाए। तो इसीलिए कितना रखते हैं, 0.5 से लेकर 5 मिलीमीटर तक का एयर गैप होता है। कितना होता है? 0.5 से लेकर 5 5 मिलीमीटर। इज इट ओके एवरीवन? यस सर। ठीक है दोस्तों, आज क्या करते हैं, आज सिर्फ स्टेटर का पढ़ेंगे,